हर वर्ष मनाते हैं। इस बार चूंकि एक तो बजट का सेशन है, इसलिए क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के नाते से यहाँ ये कार्यक्रम आपका बुलाया गया। दूसरा, कोविड का एक कारण है। कोविड के समय भी बड़े कार्यक्रमों का एक आयोजन पिछले वर्ष भर से वो संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का सहारा लेकर के हम किसी भी बात को कहने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें ये साथ जुड़ी हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप यहाँ इस अवसर पर आए हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा कि महिलाओं का स्वागत करना अपने आप में एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार का योगदान है संसार में ही, समाज में ही, पूरे समाज और पूरे संसार में अपना एक योगदान है। भारतवर्ष में, हरियाणा में हम अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब मैं समझता हूं जब महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए, हो सकता है उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हों, अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए। इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि अब महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं, कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज के अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है। तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, मां के समान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये कम हो सके। अपराध को कम करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए ही। 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां ये कई बार हल नहीं होती हैं। ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं। तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति किसी मां बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी बहनों का, माताओं का भी रोल है। उस रोल को लगातार, जो एक नया अभियान 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश,
ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। और इसमें विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झज्जर से मां समान हमारी बड़ी आयु की धापाताई। झज्जर में धापाताई जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? ये धापाताई बैठी है सामने। धापाताई एक आइडल बन गई हमारे लिए, एक मॉडल बन गई है। इतनी बड़ी आयु में, ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी, तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था। लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जा करके जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानती, उन जाको समझाती हैं, समझा करके भी अपने अपने तरीके से हमारी बहनें माताएं समझाती हैं। धापाताई, आप बताएंगे कि आप क्या करती हैं ऐसे समय पर जब पता लग जाए कि हाँ इसके मन में विचार आया कि मैं लड़की को जन्म नहीं देना चाहती? धापाताई बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही भी, जरा टेक्निकल देखो वहां के सिस्टम में। धापाताई ने मैसेज भिजवाया मुझे, मेरे से जरूर बात कराना। खैर सिस्टम ठीक होगा तो धापाताई आएंगी दोबारा से। तो इसलिए इस कलंक को दूर करने में सारा समाज लगा है। जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि अब हमारा जो 870-71 की जो यानी सेक्स जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे, ऐसे प्रयत्न करेंगे। हेलो, आ रही है मेरी? बोलो। धापाताई बोलो। हेलो, हाँ बोलिए दादा। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेरी राम राम। राम 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 ताई। और जितने भी आपकी स्टेज पे बैठे हैं उन सब को भी बाण भैया को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया। हम अपनी धापाताई की पूरी कोशिश है कि भी गांव में जो भी बेटियों की संख्या कमी हो रही है उसको पूरा करने में हम बहुत मेहनत करके और अब इस काम को पूरा करेंगे इस साल में। और जिसका भी हमने ये पता चल जाए कि भाई इसका तो हम उनके घर घर जावा जी। ठीक है। उनके जाके हम सारे परिवार ने बैठा कर समझावा। हाँ अकेली बहू ने नहीं समझाते, पूरे परिवार को समझावा। हाँ कि अभी बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी हर उस इलाके में आगे है। तो आप इस सोच को बदलो, बेटी को कहीं भी पीछे मत रखो। और हम ये जी जान से मेहनत करेंगे और इस साल में हम पूरे झज्जर जिले को सारी धापाताई सेक्स रेशो को बराबर करके रहेंगे। धापाताई कितनी धापाताई हो रही है झज्जर जिले में? कितनी 25 है जी। कितनी? 25 जी। अब मेरा कहना यह है कि बाकी सब जिलों में भी जाके आप बाकी जगह भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको धापाताई बनाओ और ये अभियान ले लो पूरे हरियाणा में। 25 से काम नहीं चलेगा। काम वाइज और वह सारी धापाताई हमारे साथ रहती हैं। जिसका बेटी हो जाती है उसके घर जाते हैं, उसकी सारी करवावा जी।
चलो मेरा कहना है कि और भी गांव में जाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, बाकी सब गांव में जाके भी दापता ही बनवाओ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये एक उत्साह है, उमंग है, विचार है, मन का एक संस्कार है कि समाज में एक जो सेक्स रेशियो अगर बिगड़ता है तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वो दुष्परिणाम ना हो, ये भी परिस्थितिजन्य एक बात है, इसको हमको ठीक करना है। हमारी बेटियां जो जिस नाते से माना जाता था कि बेटियां तो शायद समाज के परिवार के ऊपर बोझ होती हैं, आज बेटियां समाज पर बोझ नहीं हैं। बेटियां दंगल लड़ गई, कहां तक पहुंच गई। बेटियां फिल्मों में, सौंदर्य में कितने नाम ले गई। बेटियां पढ़ाई में, ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूं, जो ऐसे नाम हैं जिनको हम सब याद करते हैं, जिसके अंदर हमारी कल्पना चावला हैं, संतोष यादव हैं, ममता सौदा हैं, रानी रामपाल हैं, दीपा मलिक हैं, गीता, बबीता, साक्षी मलिक, मनु भाकर, ये सब शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, खेलों में। और यदि फिल्म और सौंदर्यकरण की बात मैं करता हूं तो मनिका शौकंद, मानुषी छिल्लर, मीनाक्षी चोपड़ा बहनें कितनी ही ऐसी हैं जो इन चीजों में आगे बढ़ गई हैं। हमारी एक बहन खेलों के अंदर भी इतना, हालांकि बड़ी आयु होने के नाते आज भी वो स्पोर्ट्स पर्सन, एक सक्सेसफुल एथलीट, इस नाते से सोनीपत से जुड़ना चाह रही हैं श्रीमती सुमन अहलावत। सोनीपत में सुमन अहलावत बहन घरेलू महिला हैं, फिर भी एथलीट में हर जगह पहुंच जाती हैं और रिकॉर्ड ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल तक लिए हैं। अगर सोनीपत से बहन सुमन अहलावत जुड़ रही हो तो मैंने पूछना चाहूंगा कि आप घरेलू महिला होने के नाते भी इतना सब कैसे संभव हो पाता आपके लिए, ये सब खेल खेलना। कुल मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था में भी कनेक्शन वीक है। कोई नहीं, मैं तो एक विषय संदेश ये देना चाह रहा हूं कि हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई, 42%। जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों। हमने वो प्रावधान भी कर दिया कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं, बहनें, इनका मान सम्मान, आदर, भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास। क्योंकि मां के प्रति, मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है, कम काम नहीं है। हाँ जी, हेलो। जीवन का निर्माण व्यक्ति का ये महिलाओं के ही भरोसे होता है। वो माँ के भरोसे भी है, दादी के भरोसे भी है, पत्नी के भरोसे भी है, बेटियां भी कई बार अपने परिवार को आगे संभाल के ले जाती हैं। मैं तो कम से कम, मेरा अनुभव है कि मुझे अगर यहां पहुंचने में अगर किसी को सबसे ज्यादा, बहुतों को श्रेय दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा तो मैं अपनी मां को दूंगा। एक घटना मैंने कई बार पहले भी सुनाई है। हमारे पिताजी ने 10वीं के बाद पढ़ने के लिए मना कर दिया, पढ़ाई नहीं करनी है। संकट था, कैसे पढ़ें, गांव के बच्चे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उदास देख करके मां ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा मैंने कॉलेज में जाना, पढ़ना है। उस समय +2 नहीं होते थे, ऐसे सीधा 10वीं के बाद कॉलेज। तो फिर जाओ, क्या बात है। मैं कहा पिताजी ने मना कर दिया। तो पिताजी से फीस ही तो लेनी है और क्या करना है। मैंने कहा हाँ, बात तो उतनी है और क्या करना है। तो माताएं आज भी करती हैं, वो तो थोड़ा सा कम हो गया, नोटबंदी हुई तब थोड़ा कम हो गया मामला, नहीं तो घरों के पैसे तो संभाल के रखती हैं, अपने पतियों से अलग से छुपा के रखती हैं। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये निकाल के दिए उस सस्ते जमाने में। हेलो हेलो। और मैं जाकर के एडमिशन ले आया। पिताजी को पता लगा, डांट मुझे भी लगाई, माँ को भी लगाई। फिर अगले हफ्ते कि बेटा और कोई किताबों के लिए इसके उसके लिए चाहिए तो फिर मेरे से ले जाना है।
मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे। कह लगे अब मना करूंगा तो 300 रुपये जाएंगे। इस प्रकार से पढ़ाई कॉलेज में शुरू हुई। अगर मान लो वो ना होती तो आज भी खेत के अंदर कहीं भी मुट्ठी हड़ लेकर के और चल रहा होता मैं। तो इसलिए बहुत रोल होता है। वो जैसे कहा जाता ना कि फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज वन वुमन बिहाइंड हिम। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ऐसे नहीं कहा गया है। तो इसलिए आज मित्रों बहुत से ऐसे विषय जो परंपरागत रूप से हम इस विषय पर करते हैं वो तो आज नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मैं जरूर एक दो उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले दिनों में हमारी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक कमी थोड़ी हमसे रह गई। उसकी बाद में चर्चा हो गई कि जो ओलंपिक्स के खेल हैं, एथलीट्स के खेल हैं, उसमें पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट भी होते हैं। वो कहीं उसमें थोड़ा सा एक कदम पीछे हमारे कुछ लोग रह गए होंगे, हमारे से निकल गई, बाद में चर्चा हुई। आज मैं घोषणा करता हूं कि पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट ये भी जनरल कैटेगरी के समान बराबर रहेंगे। और इसकी आवाज उठाने के लिए भी आज पता नहीं कहीं कार्यक्रम में है कि नहीं है, हमारी एक बहन, एक बेटी दीपा मलिक ने आवाज उठाई। हमें कहा ये गलत हो गया, इसलिए इसको ठीक करते हैं। ऐसे ही एक विषय और है। मेरे पास एक नौजवान आया और बहुत ही अपनी दुर्व्यवस्था उसने कहानी सुनाई। काफी देर सुनाने के बाद उसने एक दो बातें कही, मुझे पहले तो समझ में आई नहीं। कहने लगा कि मुझे ये पता नहीं मेरी माँ कौन है, मुझे ये पता नहीं मेरा बाप कौन है, और मुझे ये पता नहीं मेरी जाति क्या है, मैं किस वर्ग से संबंधित रखता हूँ। मैं एक बाल गृह में पढ़ाई करता था, मानो पालन पोषण वहीं होता था। 18 साल के बाद, नियम है सरकारी, उसको बाहर निकाल दिया और अब उसकी आयु 26-27 वर्ष हो गई। बाहर निकल करके कहीं छोटी मोटी नौकरी करता रहा, कहीं होटल पर, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ाई चालू रखी उसने। पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट हो गया। नौकरी लेने के लिए जाता था तो पूछते थे तुम्हारी जाति क्या है, कैटेगरी क्या है। कहते मुझे पता नहीं होता था। माता पिता के नाम क्या है, तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं बाल गृह के, उसका नाम लिखवा दिया, यही हमारे पिताजी हैं। वहाँ की जो माई आया होती है उसका नाम लिखवा दिया मैं, इसकी जो है माँ के नाम वो लिखे जाते हैं वहाँ। लेकिन फिर भी उसकी मनस्थिति क्या थी, जैसे उसको लगता मेरा कोई अपना नहीं है। तो हमको थोड़ा चुभ गया। पता नहीं क्यों उस बाल गृह में उसकी माँ छोड़ गई, कहीं से वो कूड़े में से मिल गया, लेकिन 1 साल से छोटा ही था कि उस बाल गृह में उसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो ऐसे जो बालक होते हैं आज भी जो छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं हम सरेंडर्ड, क्या अबंडेंड। को कंपीट करके आना होगा, उसमें कंसेशन मिलेगा उसको। ये जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा जो एक वर्ग है EWS, उसका जो उसको लाभ मिलेगा उस श्रेणी में उसको माना जाएगा, ताकि उसको और लाभ हो जाए। नौकरी जब सरकार देगी तो उसका पूरा पैसा, नौकरी में पैसा मिलेगा, वो बैंक में जमा होगा। उसका खाना पीना खर्चा पानी तब भी सरकार ही करती रहेगी। उसके उस पैसे में से उसको अपना गुजारा नहीं करना। हाँ, 20% पैसे तक वो अपना कोई खर्चा करना चाहे, कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष तरह की ट्रेनिंग लेनी है, कुछ लेनी है और कुछ लेना है, तो वो 20% पैसे का वो हकदार होगा, साथ साथ निकालता रहेगा। जब शादी हो जाएगी 25 साल से पहले या 25 साल होने के बाद, वो पैसा सारा निकाल के उसको दे दिया जाएगा। और अगर उसका परिवार हो गया है, शादी हो गई है, तो उसको जब तक अपने को मकान की व्यवस्था नहीं होती तब तक उसको रहने की व्यवस्था भी सरकार फ्री करेगी। क्योंकि ये बालक ऐसा है जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। हम बाकियों की तो करते रहते हैं, जिसने निर्माण कर ली उसको आरक्षण दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, सहायता दे दी। लेकिन ये जो बालक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इसके माई बाप सरकार हैं। सरकार उनकी शादी तक
सारा देखभाल करेगी, या 25 वर्ष तक आयु तक सब देखभाल करेगी। 25 वर्ष का हो गया फिर वो कुछ नहीं करता तो उसको छोड़ देंगे, फिर अपना अकेले जैसे बाकी लोग गुजारा करते हैं अपना करेंगे। तो ये एक योजना, इस योजना का नाम है हरिहर योजना। ये अवसर मुझे लगा कि इस समय इसकी घोषणा करने का उचित ये अवसर है, इसलिए मैंने आपको बताया है। पुनः आज के इस अवसर पर हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं ये सक्षम बने, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, और सबसे बड़ा काम सुरक्षा के नाते से इनकी सुरक्षा करने में सरकार या संस्थाएं जो काम ज़्यादा कर सकती हैं उस काम के लिए हम तत्पर रहेंगे। ऐसा आह्वान करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर इस शुभ दिन को उत्सव की तरह हमारे साथ मनाया, और मैं आशा करती हूँ कि इनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहेगा। कहते हैं कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाएं, बल चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, और अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाएं। तो मैं श्रीमती कमलेश ढांडा, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सरस्वती जी की मूर्ति देके माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व में महिला एवं बाल विकास के सचिव श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मुख्यमंत्री मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी को सम्मानित करें। अब मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को भी सम्मानित करें। और अब मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्य सचिव महोदय को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और कार्यक्रम के अंत में मैं विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रतीक हुड्डा को अपना समय निकाल कर आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदया, श्री विजयवर्धन मुख्य सचिव, डॉक्टर राकेश गुप्ता सचिव, डॉक्टर रेणु फूलिया महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा तथा उपस्थित अधिकारीगण व सभी मेरी माताओं और बहनों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के बावजूद आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आने की इन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा से कार्य करके इस समारोह को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं सभी सम्मानित विजेता महिलाओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय व अनुकरणीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्राप्त किए, तथा आशा करता हूं कि वे इसी प्रकार भविष्य में भी आगे बढ़ते हुए बुलंदियों को छुएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं विभाग की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने जो हमें 2 लक्ष्य दिए हैं, बच्चों में कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं और किशोरियों में अनीमिया को कम करना,